हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 से संबंधित जो है सोशल साइंस, जिससे लगभग 20 प्रश्न रहते हैं, तो उनकी से संबंधित 20 टॉप प्रश्न को लाए हैं ताकि आप जो है परीक्षा में 20 में से 20 प्रश्न को गेन कर पाएँ। आइए बिना देर के हुए हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे स्क्रीन पर जो पहला प्रश्न आया है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। जी हाँ, भारत में जब भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र भारत की सरकार यहाँ चारू रूप से चलने लगी, गणतंत्र हो गया, उसके पश्चात 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हो गया और भारत पूरी तरह से जब गणतंत्र होकर चलने लगा, तो 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन हुआ और ये 5-5 वर्ष के लिए पंचवर्षीय योजना के रूप में जो है चलता था और कुछ योजनाएं तय होते थे, फिर उस पर जो है काम होता था और भारत की विकास इससे ये चला। और ये चला कब तक? लगभग 2014 तक। 2014 में योजना आयोग की जगह पर जो है नीति आयोग का गठन हुआ और 1 अप्रैल 2015 से नीति आयोग जो है ये योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग यह भी कार्यान्वित है। और इससे पहले जो है 15 मार्च 1950 से लेकर के 2014 तक जो है योजना आयोग कार्यान्वित रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ, अर्थात ऑप्शन नंबर बी दूसरे नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि वार एंड पीस जो पुस्तक है इसके लेखक कौन हैं? वार एंड पीस के लेखक कार्ल मार्क्स है या लियो टॉलस्टॉय है या इनमें से कौन है? तो सही उत्तर के रूप में जो आंसर जाना जाएगा वो तीसरा का ऑप्शन नंबर बी के लियो टॉलस्टॉय जो है वार एंड पीस के लेखक हैं। कार्ल मार्क्स जो है इनकी जो रचना है वो दास कैपिटल नामक पुस्तक है। दास कैपिटल को जो है ये मतलब समाजवादियों का बाइबल के रूप में जाना जाता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दास कैपिटल मुख्य रूप से जो है कार्ल मार्क्स की रचना है। दोस्तों, एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हम इसमें कवर करेंगे जो कि आपके आने वाली परीक्षा में बहुत लाभकारी साबित होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कीजिएगा। सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? जी, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई है, इस चौथा नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए कि 1995 में WTO की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक शुरू होता है? जी हाँ, तो भारत का जो वित्तीय वर्ष है वह शुरू होता है 1 अप्रैल से और यह मतलब जो ख़त्म होता है वित्तीय वर्ष, ऐसे तो ईसाई कैलेंडर के हिसाब से बाकी चीज़ चलते हैं यानी कि ईस्वी कैलेंडर जो है जो 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलता है, लेकिन भारत का वित्तीय वर्ष और शैक्षणिक सत्र भी जो है ज़्यादातर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही चलते हैं। जो मतलब विद्यालय के शैक्षणिक सत्र होते हैं +2 तक के स्कूल्स के, वहीं कॉलेज का शैक्षणिक सत्र फिर अलग चलता है। लेकिन यहाँ प्रश्न है वित्तीय वर्ष के बारे में, जो फाइनेंशियल ईयर बोलेंगे इंग्लिश में, यह 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है। इसीलिए जो है मार्च क्लोजिंग कहा जाता है। आय व्यय का जो पूरा ये मार्च में उसमें कंप्लीट किया जाता है, कितना आमदनी हुआ, कितना खर्च हुआ, फिर नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था? जी, तो सूचना का अधिकार अधिनियम कानून RTI जिसको कहते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, यह UPA 1 यानी कि सरकार में 2005 ईस्वी में आया। उस वक्त जो है प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह थे और राष्ट्रपति के रूप में जो है ये APJ अब्दुल कलाम साहब थे। उसी वक्त सूचना का अधिकार अधिनियम कानून लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? जी हाँ दोस्तों, तो भारत के संविधान के द्वारा जो है भारतीय नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कुल 6 मौलिक अधिकार जो है यह भाग 3 में है। कहाँ है? याद रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 3 में है। और कौन से अनुच्छेद में है? तो जो सभी मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद जो है 12 से लेकर के 35 तक इसका वर्णन किया गया है। कहाँ से कहाँ तक?
12 से 35 तक, जिसमें समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये सारे जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जिक्र है, जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है और फिर आगे 19 से जो है 22 तक वो स्वतंत्रता का अधिकार है। अर्थात इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 7वां नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए के भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार सम्मिलित है, जिसमें सभी व्यक्ति जो है समानता के अधिकार में सभी को कानून के समक्ष सभी व्यक्ति जो है समान है, उसी प्रकार सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है कि आप जो है ऐसा बात रखें जिससे किसी प्रकार की प्रताड़ना न हो। तो ये है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार से संबंधित जो वर्णन था हमने आपको बताया है। हम हर एक प्रश्नों को डिस्क्रिप्शन के साथ बताते चलेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए तो आप वहाँ कंफ्यूज ना हो और आप प्रश्नों का उत्तर गलत ना कर पाएँ, आप प्रश्नों का सही उत्तर करके आएँ। हमारा ये कोशिश होगा कि आपका परीक्षा में सफल बनाना हम एनक्यू स्टडी का यह लक्ष्य है। प्रश्न 8वां है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। जी हाँ, तो यूरोप का मरीज जो है यह किसके कहा जाता है, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। तो लिच्छवी गणतंत्र जो है यह सबसे प्राचीन, दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है लिच्छवी गणराज्य को, और यह अवस्थित था भारत के वैशाली जिले में, यानी हम ये कह सकते हैं कि बिहार राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी, विश्व का सबसे प्राचीन गणतंत्र बिहार राज्य के वैशाली में स्थित था, जो कि ये। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक किसने, ब्रह्म समाज के स्थापना किसने किया था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय हैं, या दयानंद सरस्वती है, या स्वामी विवेकानंद है, या रामकृष्ण परमहंस जी हैं। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा दोस्तों कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना है यह राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही उत्तर है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। मुगल शासक अकबर द्वितीय के द्वारा जो है राजा राम मोहन राय को क्या दिया गया था, राजा की उपाधि दी गई थी। और याद रखिएगा राजा राम मोहन राय जो है यह इसके लेकर के बहुत प्रयासरत रहे हैं। इनको आधुनिक भारत के पिता के रूप में भी जाना जाता है। ये मॉडर्न इंडिया के रूप में इन्होंने जो है अंग्रेजी शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया है। साथ ही साथ जो सती प्रथा है, विधवा पुनर्विवाह है, इसके लिए राजा राम मोहन राय का प्रयास अविस्मरणीय रहा है। सब भी याद रखना है आपको, ताकि परीक्षा में इससे संबंधित अगर प्रश्न आए तो छूटे नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था। जी हाँ, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन जो है यह इनमें से किनके द्वारा शुरू किया गया था। तो 11वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है कि सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा जो है हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन शुरू किया गया था। याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा जो है यह बिहार से थे और इन्हें जो है भारतीय संविधान का जब निर्माण कार्य चल रहा था उसमें इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। जी, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष 2 दिन के लिए या अस्थायी अध्यक्ष रहे 9 दिसंबर 1946। कब? 9 दिसंबर 1946 को इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और 11 दिसंबर 1946 को जो है भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति हुए हैं उन्हें चुना गया था। तो सच्चिदानंद सिन्हा से संबंधित एक और प्रश्न आपसे नहीं छूटना चाहिए। इन्होंने हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन प्रारंभ किया, साथ ही साथ भारतीय संविधान निर्माण के क्रम में इन्हें भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष कब? 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था। जी, याद रखिएगा ताकि कोई भी प्रश्न आए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। प्रश्न है कि 12वां कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो 16वीं लोकसभा का जो चुनाव है यह लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वीं लोकसभा के चुनाव में जो है यूपीए सरकार इंडिया में बदली थी। उससे पहले यूपीए गठबंधन की सरकार थी और उसके बाद जो है फिर एनडीए गठबंधन की सरकार बनी 2014 में, जिसमें नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बने और उससे पहले यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। हाल ही में उनका निधन हुआ है 2024 में। तो इसमें ये लोकसभा का 14वीं
16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ। इस वक्त जो प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उसके बाद जो है ये उस वक्त जो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य की वो सुमित्रा महाजन। उसके बाद 17वीं लोकसभा का चुनाव 5 वर्ष के पश्चात 2019 में हुआ, और इस वक्त भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और फिर जो है ये ओम बिरला जी जो हैं लोकसभा अध्यक्ष हुए। और उसके बाद 18वीं लोकसभा, अभी वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है 18वीं लोकसभा है, जिसका निर्वाचन पिछले वर्ष 2024 में हुआ है। यह 18वीं लोकसभा है जिसका निर्वाचन 2024 में हुआ है, और इस वक्त भी ओम बिरला ही वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है। अगर प्रश्न वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष का पूछा जाए तो आप ओम बिरला को टिक करेंगे, आपको सही उत्तर मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? जी हाँ, NH नेशनल हाईवे सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन सा है? तो 13वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 7 के रूप में आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर 14वां है कि पीतल जो कि एक मिश्र धातु के रूप में जाना जाता है, यह किन किन तत्वों से मिलकर बनाया जाता है? तो पीतल जो बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, उसमें शामिल होते हैं तांबा और जस्ता। ऑप्शन नंबर सी इसका 14वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन बिहार से झारखंड एक अलग राज्य के रूप में सन 2000 ईस्वी में स्थापित हुआ है। तो वो तिथि कौन सी थी? तो ऑप्शन सी के रूप में सही उत्तर जाना जाएगा कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग झारखंड हुआ। इसे पहले याद रखिएगा कि बिहार जो है खुद एक बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ। कब? 1912 में बिहार जो है वह बंगाल से अलग हुआ। 1936 में बिहार और झारखंड संयुक्त रहा, लेकिन बिहार से अलग कौन हो गया? उड़ीसा राज्य, जो वर्तमान में अभी उड़ीसा राज्य के रूप में जाना जाता है, वह 1936 में बिहार से अलग हुआ। और उसके पश्चात फिर बिहार से ही 15 नवंबर 2000 को ये राज्य जो है अलग हुआ, वो था झारखंड राज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य ने लागू किया था? तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किसने लागू किया? इसका उत्तर जानने से पहले हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक करना नहीं भूलिएगा। याद रखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था जो है यह 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, कब? 73वां संविधान संशोधन 1993 में। याद रखिएगा कब? 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था, जिसके तहत 3 स्तर की सरकार का बाद पंचायती स्तर पर स्थानीय निकाय की सरकार के रूप में जो है ये संविधान में संशोधन करके पारित किया गया था। और इसे सबसे पहले राजस्थान राज्य ने लागू किया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 3 स्तर की जो सरकार है पंचायत में, वो ग्राम स्तर की सरकार है, जिसका प्रमुख जो है मुखिया होते हैं। ग्राम स्तर की सरकार का जो मुख्य व्यक्ति कौन होते हैं? मुखिया। और उनके कार्य में सहयोग करने के लिए जो है ग्राम के वार्ड सदस्य होते हैं। उसके बाद दूसरा है प्रखंड स्तर की सरकार, जिसके प्रमुख जो है को बिहार में प्रमुख के नाम से ही जाना जाता है। और इनके जो सदस्य होते हैं ये होते हैं पंचायत समिति सदस्य। कौन? पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड स्तर के सरकार में। और तीसरा है जिला स्तर की सरकार। जिला स्तर के सरकार में कौन होते हैं? जिला परिषद सदस्य। ये कब आया? तो पंचायती राज व्यवस्था 1993 में 73वां संविधान संशोधन के द्वारा कहाँ जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान की अनुसूची 11वीं में। कहाँ? अनुसूची 11वीं में। और इसी के विपरीत याद रखिएगा, ये तो पंचायत को लेकर के था, नगर को लेकर के भी आप याद रखिएगा कि 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा ही नगर निगम की व्यवस्था की गई। और वहाँ भी, और उसे 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। किसमें? 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और वहाँ भी 3 स्तर के बात की गई। जो छोटे स्तर के ये है उसे नगर पंचायत, उससे बड़े स्तर को नगर परिषद, और बड़े स्तर के शहर को नगर निगम की संज्ञा दी गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 है हमारे स्क्रीन पर कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना?
तो हम इसमें आपको पहले प्रश्न के वक्त ही इसका हम सही उत्तर आपको बताए हैं। आप अभी हमें कमेंट करके उसका उत्तर बता सकते हैं कि हमने आपको पहला प्रश्न में क्या बताया है। तो जी, पहला प्रश्न में हमने आपको बताया था कि योजना आयोग जो 1950 में स्थापित हुआ, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में। तब से लेकर के कब तक? 2014 तक चला है योजना आयोग। लेकिन उसके बाद 1 अप्रैल 2015 से जो प्रभावी हुआ है वह हुआ है नीति आयोग। और योजना आयोग के भी जो अध्यक्ष हुआ करते थे वह वर्तमान प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। उसी प्रकार नीति आयोग के भी जो अध्यक्ष हैं वह वर्तमान प्रधानमंत्री यानी माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हैं उसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 है कि वेदों की ओर लौटो यह नारा निम्न में से किनके द्वारा दिया गया था? जी हाँ दोस्तों, वेदों की ओर लौटो नारा जो है यह दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। सी ऑप्शन इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा कि वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया है। सवाल नंबर 19 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना जिसको हम लोग दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, वहाँ से शुरुआत हुई थी। कब? 1930 ईस्वी में। गांधी जी जो है 12 मार्च 1930 को, किस तिथि को याद रखिएगा? 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से पैदल चले थे और 6 अप्रैल 1930 को नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा और उसी के साथ जो है ये इसकी शुरुआत हो गई। किसकी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की। नमक कानून टूटने के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई जो कि 1930 में दांडी से हुआ। और ये उससे पहले गांधी जी जो है कितने दिन, लगभग 24 दिन की यात्रा भी किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा के उदाहरण के रूप में जो नहीं उदाहरण है वो जाना जाएगा कोयला प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। क्योंकि कोयला को जब हम लोग जलाते हैं तो हमें डायरेक्ट ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, लेकिन विद्युत जो है यह प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, क्योंकि प्राथमिक ऊर्जा विद्युत को पहले जनरेट किया जाता है, फिर उसके पश्चात जो है उसका उपभोग किया जाता है। दोस्तों, हम लोग 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है अभी कवर किए हैं, जो कि आपके आने वाली परीक्षा में बहुत लाभकारी साबित होगा। इसलिए आपसे चलते चलते आखिरी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।